फिर आप मुझे अभी कुछ ऐसे टिप्स बता सकते हो कि जिससे एटलीस्ट मैं इतना स्कोर कर पाऊँ कि जिससे मुझे लाइक एक बेसिक कॉलेज मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। टू बी ऑनेस्ट क्लास 11th में पूरा सिलेबस नहीं हुआ था पूरा। अभी आपने जैसे बोला कि आपका 11th मतलब कंप्लीटेड नहीं था पूरा, तो आपने 12th के साथ 11th को मैनेज कैसे किया? और जैसे आपने बोला पहला फोकस मेंस पे होना चाहिए फिर एडवांस पे। ऐसा होता है कि लगेगा ना कि जो सामने वाला ना उनको कुछ नहीं आता, मुझे आता है, लेकिन वो बात नहीं, वो आदमी जो सामने खड़ा है ना वो 20 साल से पढ़ा रहा है, उनको पता है क्या करना है। तो अभी एक रिवीजन की प्रॉपर स्ट्रेटजी हम क्या फॉलो कर सकते हैं जिससे अभी इतने कम टाइम पे हम सारा कवर कर पाए? मैथ्स में एक अच्छी बात है कि पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं अच्छे, मतलब 8-9 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, वो आने ही है। और जब हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो उस सिचुएशन में मैं अपने आप को काल्म नहीं रख पाता हूँ। आपका आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ है, दैट्स नॉट वेरी इजी बट दैट्स आल्सो नॉट डिफिकल्ट। और हमने वो 15 टॉपिक्स पढ़े ही नहीं, हम करके जाते 5 टॉपिक्स 6 टॉपिक्स और नंबर कितने में से जोड़ते हैं? 720 में से। Myself Rakshak Meher from AIIMS Kalyani. I am Prithvi Bharadwaj from 2024 batch. I am from IIT Bombay. Myself Vishal Mandal from 24 batch. I am from AIIMS Kalyani. Jyotirmay from AIIMS Kalyani 2023 batch. Myself Akash Swain. I'm from AIIMS Kalyani. I'm Abhijit Kaushal from AIIMS Bhopal 2025 batch. मेरा नाम प्रिंस नामदेव है, मैं एम्स भोपाल से हूँ। आई हैव एन क्वेश्चन फ्रॉम यू कि आपका आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ है, दैट्स नॉट वेरी इजी बट दैट्स आल्सो नॉट डिफिकल्ट। तो आपका क्लास 11th का एंड कैसा रहा था? टू बी ऑनेस्ट क्लास 11th में पूरा सिलेबस नहीं हुआ था पूरा। क्लास 11th में मोस्टली जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं फिज़िक्स के, मैथ्स के, जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ एंड फिज़िक्स में फ्लूइड्स, साउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा पूरा नहीं हुआ था। बट वहाँ ऐसा मैंने होप नहीं आ रहा था कि नहीं होगा। अब तो क्लास 11th ख़राब हो गया क्योंकि एक चैप्टर से पूरा पेपर नहीं बनता। एक चैप्टर 2 चैप्टर छोड़ भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा फ्लूइड इतना भी ये स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट फ्लूइड का सवाल ही नहीं आया। सो तुमको सो यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर्स क्विकली कि लास्ट में तुम्हारे पास टाइम बचे कि तुम उसको वापस रिवाइज कर सको, क्योंकि रिवीजन इज़ द की। तुम कितना रिवाइज कर रहे हो, कितना मॉक टेस्ट दे रहे हो लास्ट में, वही डिफरेंस क्रिएट करता है। एंड यही विद्यापीठ का है मोटिव कि तुम लास्ट में जितने अभी जैसे हमारा टाइम हुआ था कि जनवरी दिसंबर पूरा मॉक टेस्ट से भरा हुआ था, तो उसने काफ़ी हेल्प करा था जेई मेंस के लिए। तो पहले तो जेई मेंस के लिए फोकस करो एंड देन एडवांस। अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है तो एडवांस तो ईजिली हो जाएगा। अभी आपने जैसे बोला कि आपका 11th मतलब कंप्लीटेड नहीं था पूरा, तो आपने 12th के साथ 11th को मैनेज कैसे किया? और जैसे आपने बोला पहला फोकस मेंस पे होना चाहिए फिर एडवांस पे, तो जैसे प्रिपरेशन जब हम कर रहे हैं, कोई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें फिर जैसे हम कैसे उसको करें कि इतना हमें मेंस प्रैक्टिस करना और फिर इतने एडवांस के PYQs? एडवांस के लिए तुमको बेसिक लेवल तो ज़रूरी होता ही है जो मेंस कवर कर देता है। तो अगर तुम्हारा फर्स्ट मेंस अच्छा चला गया, जो जनवरी अटेम्प्ट है, उसके बाद तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम होता है तुम एडवांस के लिए प्रिपेयर कर पाओ। और तुमने पूछा कि 11th के चैप्टर्स कैसे कोप अप किया लास्ट में। जब 12th स्टार्ट हुआ, हमारा 12th अर्ली स्टार्ट हुआ था, तो तुम 12th के चैप्टर्स करते रहो। कोई ज़रूरत नहीं है तुम बीच में 11th ला रहे हो, ये कर रहे हो। लास्ट में बहुत टाइम बच जाता है तुमको करने के लिए। मैं जेन्युइनली बोलूँ, मेरा केमिस्ट्री भी इतना अच्छा नहीं था। मैंने NCERT से पढ़ के मैक्सिमम इनऑर्गेनिक किया है। ऑर्गेनिक तो ठीक है, अच्छा था, बट इनऑर्गेनिक मैंने मैक्सिमम NCERT से पढ़ के किया है। क्लास में जेन्युइनली मैंने क्लास नोट से नहीं पढ़ा। वो लास्ट में टाइम तुमको मिल जाता है, तुमको चीज़ें चल जाती है पता कि मुझे ये चैप्टर नहीं आ रहा, ये चैप्टर। अगर तुम 12th के स्टार्टिंग में करोगे तो तुम्हारा पूरा 12th रह जाएगा, 11th भी रह जाएगा, सब रह जाएगा। तुम पहले 12th कंप्लीट करो जैसे क्लास में चल रहा है, देन फोकस ऑन दो चैप्टर जो तुम्हारे वीक है। समझे भैया? मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे हमारे साइमल्टेनियसली मेंस के एग्जाम्स मतलब मॉक टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, प्लस एडवांस के भी मॉक टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, तो मेंस में एक क्लियर अप्रोच पता चल जाता है कि ऐसे करना है, क्वेश्चन को टैकल करना है, लेकिन एडवांस में वो अप्रोच नहीं समझ में आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ मतलब वो क्लिक नहीं होता कैसे करना है, तो उसका क्या सोचना? मोस्टली मैंने बताया ना अभी कि मेंस तुम्हारा बेसिक क्लियर कर देता है एडवांस के लिए। तो एडवांस मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े सवाल दिखते होंगे तुमको,
वो मेंस की छोटे छोटे सवाल मिलके ऐसा बड़ा सवाल बन जाता है, तुमको बहुत सारी वैल्यूज़ निकालनी होती है, फिर एक फाइनल वैल्यू पे आना होता है, या फिर मल्टीपल चॉइस हुआ, तुमको 3 ऑप्शन चेक करने होते हैं मल्टीपल करेक्ट में। तो वही है, अगर बेसिक्स क्लियर है तो देन यू कैन प्रोसीड टू एडवांस। अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है तो तुमको बहुत प्रॉब्लम होगी एडवांस के लिए। तो फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन मेंस, कि तुम्हारा मेंस अच्छे से निकले, कि तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम, जो अभी मैंने बताया कि तुम 5 महीने 6 महीने बचे, कि तुम मेंस एडवांस से फोकस कर सको। और कुछ मॉक टेस्ट वगैरह का क्या करना है अभी? मॉक टेस्ट ये मॉक टेस्ट वगैरह जो चलते हैं उसमें क्वेश्चंस नहीं बनते फिर? मतलब काफ़ी हेल्प करते हैं लास्ट में अगर दिसंबर पूरा मंथ चलता है, जनवरी चलता अभी है। वाले हाँ लास्ट वाले तो अलग है, अभी वाले जो साइमल्टेनियसली हाँ, हाँ, हमारे हाँ। साथ चलते हैं कि मेंस हो रहा है, फिर 2-3 मॉक टेस्ट के बाद फिर सी एडवांस इसमें तो यही फोकस करो कि जो भी चैप्टर्स उसमें आ रहे हैं वो मोस्टली तुम्हारे कंप्लीटेड है। ऐसे धीरे धीरे तुम सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट होते जाएगा, एंड एक बार रिवीजन होते जाएगा। जब मॉक टेस्ट आएगा तुम एक बार रिवाइज करोगे तो ऐसे रिवीजन भी होते जाएगा, एक बेसिक लेवल पे उसका अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। तो तुम जब बाद में वो चैप्टर खोलोगे तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा। ओके, तो अभी तो उस पर फोकस करो कि तुम एटलीस्ट जो बिल्डिंग बनती है ना, तो फ्लोर बाय फ्लोर वैसे जाओ, ऐसा नहीं कि तुम सीधा जंप कर गए ऊपर। फाइन। लाइक मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ अभी, तो मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम होता है वो मोस्टली फ़िज़िक्स में ही होता है। लाइक केमिस्ट्री एंड बायो तो मैं कर लेती हूँ, पर फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी लाइक क्या हुआ है कि स्टार्ट में मैंने फ़िज़िक्स में फ़ोकस किया था, बट उसमें इतने नंबर बन नहीं पा रहे थे। तो फिर मेरा एंड में जाके मेरा इतना कॉन्फिडेंस लो हुआ कि मैंने वो करना ही छोड़ दिया। तो अभी एंड मोमेंट आ गया है और मुझे फ़िज़िक्स फिर भी मेरी लो मतलब वीक ही है। तो फिर आप मुझे अभी कुछ ऐसे टिप्स बता सकते हो कि जिससे एटलीस्ट मैं इतना स्कोर कर पाऊँ कि जिससे मुझे लाइक एक बेसिक कॉलेज मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। देखो, पहले मेन फोकस करो ना तो पूरा फिजिक्स में तुम्हारा टॉपिक कौन सा में वीक है। या पूरा फिजिक्स को तुम 4 टॉपिक में तुम बांट सकते हो टोटल। उसमें से तुम्हारा 1 या 2 टॉपिक तुम्हारा मतलब थोड़ा स्ट्रांग होगा, ठीक है। पहले स्ट्रांग टॉपिक को और थोड़ा सा स्ट्रांग बना लो, और तो जो तुम्हारा एकदम ही वीक है उसको थोड़ा थोड़ा करके देख लो। जैसे नॉर्मली क्या होता है, क्लास 11 का जो पहला वाला पार्ट है नॉर्मली सबका वीक होता है, ठीक है। तो तुम एक काम करो, जो मतलब पहला वाला पार्ट को पर डे 2-2 घंटा दो, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशन को अलग कर दो क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाद बाकी जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, वहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। और केमिस्ट्री बायोलॉजी को उसके साथ साथ टाइम टू टाइम करो। और जो रात में जो तुम्हारा मेन स्ट्रॉन्ग पार्ट है फिजिक्स का उसको 2 घंटा दो। ओके। और एक चीज़ पूछनी थी कि अभी ये समय नहीं रहेगा कि हम मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व करते रहे, तो फिर क्या PYQ सफिशिएंट रहेगा सिर्फ करने से? देखो, लास्ट टाइम है, ठीक है। अभी मॉड्यूल्स करके कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट PYQ में जंप करो, जो नहीं कर पा रहे हो उसका आंसर देखो और समझ लो बस। ओके, थैंक यू। भैया मुझे बस केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता दो प्लीज़। केमिस्ट्री में नंबर नहीं आ रहे, सच बता रही हो। इतना ज़्यादा मतलब सब कुछ सब पे फोकस हो रहा है लेकिन नंबर नहीं आ रहे फिर भी। फिर मतलब फोकस गलत कभी जगह ऐसा हो हो रहा रहा है। है कि ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो हमारा इनऑर्गेनिक छूट जा रहा है, फिर फिजिकल पे ध्यान दे रहा है, फिर ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट चले जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मतलब ऐसा अगर फोकस नहीं हो पा रहा है या फिर मतलब मार्क्स ही नहीं आते, सवाल सही नहीं हो पा रहे, ऐसा हो रहा है, तो टेस्ट आप लगाते हैं रेगुलर। बात ये है कि मतलब जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं, जैसे ड्रॉपर हो, तो पहली बात तो उनको सबसे हमें ऐसा लगने लगता है, मैं ऐसा इन जनरल बताता हूँ, उन्हें लगने लगता है कि मुझे आता है। अगर ये थॉट अगर आ रहा है मन में तो फिर सच बता रहे हैं कि नहीं आता है आपको। अगर ये थॉट आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको टीचर के नोट्स में भी रिलाई करना होगा और NCERT पे रिलाई करना होगा, ये होता है। तो मैं पर्सनली बताऊँ, जब मैं कोटा विद्यापीठ से पढ़ा था तो मैंने ऐसा सोच लिया था कि जो सर बोल देंगे वो मुझे कर लेना है बस। वो बोलेंगे तुमको इतना सवाल करना है तो मैं कर लूँगा, बोलेंगे टेस्ट देना है तो दे लूँगा बस, बोलेंगे आज ये चैप्टर पढ़ के आना है तो कर लेना। तो जो सर बोल दिया, क्योंकि ऐसा होता है कि लगेगा ना कि जो सामने वाला ना उनको कुछ नहीं आता, मुझे आता है, लेकिन वो बात नहीं, वो आदमी जो सामने खड़ा है ना वो 20 साल से पढ़ा रहा है, उनको पता है क्या करना है। तो मैंने ऐसा खुद पे ऐसा किया था, मैंने वो रिजल्ट पाया तो हुआ मेरा इस तरह। तो टीचर पे पहले भरोसा रखना है, उनका बात सुनना है और टेस्ट पे लगाना। मतलब ऐसा होता है ना, हम लोग सबसे बड़ा दिक्कत होता है ड्रॉपर में कि वो टेस्ट देते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है ठीक है यार आज 520 आ रहा है, कोई बात नहीं, अब देख लेंगे आगे। वो सबसे बड़ा मिस्टेक। आपको एनालिसिस अगर आप टेस्ट का नहीं कर रहे हैं तो फिर आप नेक्स्ट टाइम सुधार नहीं पाएंगे। आपको टेस्ट एनालिसिस अच्छा करना और एक कॉपी ऐसा बनाना जिसका नाम ही रखना चाहिए टेस्ट एनालिसिस को।
उसमें आपको हर सवाल जो आपसे बन गया वो लिखना है। उसके बाद उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई सवाल नहीं बना और कोई सवाल बन गया गलत हो गया, तो हम उस सवाल का जवाब लिखेंगे और हम लिखेंगे मैं पेपर में क्या सोच रहा था जिस वजह से मैंने ऐसा सॉल्व किया। उसमें मैं लिखूंगा एज हिंदी इंग्लिश जैसा लिखना। उसके बाद मुझे क्या सोचना चाहिए था जिस तरह मैं सवाल सही कर पाता। और इससे फ़ायदा क्या होगा, जब नेक्स्ट टेस्ट देने जाओगे वो कॉपी पढ़ के जाओगे, तुम्हें ये पता चलेगा मैं ऐसा गलती करती हूँ, मतलब मैं टेस्ट में ऐसी गलती करती हूँ। तुम्हारा वहाँ माइंड सबकॉन्शियसली तुम्हारा माइंड वो ट्रिगर करेगा कि मुझे ऐसी गलती नहीं करनी, तुम दोबारा से वैसी गलती नहीं होगी। इस तरह का, क्योंकि बार बार अगर रिपीटेड गलती हो रही है तो टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप टेस्ट एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हो, आप खुद के मिस्टेक्स को सही नहीं कर पा रहे। तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैं ऐसा सोचती हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है और मुझे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, मैं पहला ऑप्शन देखती हूँ ऑल ऑफ दिस देखती ही नहीं हूँ, ऐसा अगर हो जाता है तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा मैंने पहला ऑप्शन ही देखा और क्लिक कर दिया तो वो गलत था। तो वहाँ पे फिर लाल कलम से वैसा लिखो, फिर ब्लू कलम से लिख दो कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह आप धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ, वन थिंग आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट डूइंग चैप्टर्स बाय PYQs। मान लो तुम्हारा कोई इनऑर्गेनिक का चैप्टर वीक है, तुमने एक बार NCERT रीड करा लाइन बाय लाइन, देन जंप टू द PYQs नहीं हो रहे तुमसे, रीड द NCERT वंस मोर, हो जाएगा सारी PYQs। अभी तुम्हारे पास कम टाइम है, मैंने भी ऐसे ही करा था, करो हो जाएगा, PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करो। अभी जैसे ऑलमोस्ट डन है सारा सिलेबस, कुछ ही पार्ट है ऐसा जो बच रहा है, तो अभी एक रिवीजन की प्रॉपर स्ट्रेटजी हम क्या फॉलो कर सकते हैं जिससे अभी इतने कम टाइम पे हम सारा कवर कर पाए? तो जितना क्या बचा है ना उसका PYQ थोड़ा अच्छे से देख लेना, जितना बचा है तुम्हारा, मतलब वो एक टॉपिक जो बचा है उसका सारा PYQ देख लेना जो भी है, और PY देख के मतलब सारा क्वेश्चन कर लेना। और मतलब जो टेस्ट देते हो उसके आके जब मतलब एनालिसिस करते हो ना, तो उसके बाद जब तक नेक्स्ट टेस्ट नहीं देते हो तब तक उसी पेपर को अपने पास रख के हर दिन मिले तो हर दिन बस 5-10 मिनट लगेगा, जितना गलत हुआ है उतना देखने में। तो बस उसी टेस्ट पेपर जब तक अगला टेस्ट पेपर नहीं दिया हो तब तक उसी पेपर को देखते रहो। 5-10 मिनट निकाल के रात में ऐसे देख लिया, उसके पास रख लिया और अगले दिन भी देख लिया। तो इससे क्या मतलब थोड़ा रहता है, जब दूसरा एग्जाम देखो जो गलती उसी में की हो ना तो उसी टाइम पे क्लिक कर लेगा, तो मतलब गलती नहीं करेगा, कम चांस होगा। टेस्ट के बाद एनालिसिस में हमें मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए? इसमें हम आपको जितना टाइम लगे 1-2 घंटा। तो जैसे अभी फुल सिलेबस टेस्ट नहीं चल रहा, अभी आज ही 11th का फुल सिलेबस टेस्ट है, उसके बाद 12th का फुल सिलेबस टेस्ट है, तो अभी फिर 11th का ही है, तो फुल सिलेबस जब टेस्ट होता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है हमें सारे चैप्टर्स को देखने में, एनालिसिस करने में। अभी अगर पार्ट दे तो फिर कितना टाइम मैक्सिमम हमें देना चाहिए? मैक्सिमम टेस्ट के बाद एनालिसिस 1-2 घंटा तो देना चाहिए मिनिमम। पहला एक चैप्टर कर लिया सर्कुलर मोशन, तो अभी मेरे को नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करना चाहिए या फिर जितने मैंने बैच में क्वेश्चन कर लिए वो सफिशिएंट है? देखिए मेरे हिसाब से तो नीट में सारा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जैसे IIT में भाई ने बोला कि कुछ चैप्टर्स जैसे होते हैं कि वो छोड़ भी सकते हो आप, जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर एक चैप्टर, वो सब छोड़ भी सकता है ना, है कि नहीं? वैसे नीट में ऐसा नहीं है, नीट में आप सारे चैप्टर पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि नीट में एक एक मार्क भी इंपॉर्टेंट होता है, तो सारे चैप्टर से तो क्वेश्चन आने ही हैं, तो आप किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से एक चैप्टर आपको नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा टाइम दीजिए और टाइम देख के उसका कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैक्सिमम मतलब मस्ट ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बिना किए नेक्स्ट चैप्टर मूव नहीं ही करना है आपको। 12th जैसे अभी स्टार्ट होगी तो उसके साथ मतलब 11th के जो चैप्टर होंगे उसमें कितना टाइम दे 11th को डेली? जैसे आपका अगर 11th वीक है ना, हाँ। मेरा भी वीक था 11th, तो मैं डेली 11th को टाइम तो देता था, मतलब सेल्फ क्लास ख़त्म होने के बाद सेल्फ स्टडी रोज़, हाँ 4-5 घंटे की सेल्फ स्टडी में 12th मुझे इजी लग रहा था तो मैं 2-3 घंटे में 12th कंप्लीट करके बाकी टाइम मैं 11th को ही देता था। मतलब 11th के मेरे को, मैं सोच रहा हूँ 2 लेक्चर पर डे करूँ 11th के, तो मतलब और 12th किस टाइम करो, 11th और किस टाइम? देखिए जो आपको वीक लगता है, जो 11th या 12th उसमें से जो आपका वीक है, जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, तो वो आप इजी टाइम में कर सकते हैं। मतलब जैसे आफ्टरनून में थोड़ा नींद भी आता है ना, तो उस टाइम आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है वो कर सकते हैं। जैसे मुझे फिज़िक्स इंटरेस्टिंग लगता था तो फिज़िक्स मैं आफ्टरनून में कर लेता था लंच के बाद, ऐसे। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच नहीं लग पाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिर भी बन जाती है, लेकिन मैथ्स में कभी कभी क्वेश्चन 10 मिनट भी ले लेता है, कभी समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना है मैथ्स में। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है तेरा? अभी जैसे मैंने PNC किया था। अच्छा। PNC में मतलब
कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, पहले तो एक तो लैंग्वेज भी उसकी अलग ही लगती है, समझ नहीं आती है, और हाँ हाँ फिर मतलब कहाँ से सोचना, कहाँ से शुरू करें, कुछ समझ नहीं आता। सी थॉट प्रोसेस तो देखो थ्योरी से ही समझ आएगी। थ्योरी तूने अच्छे से करी है? हाँ थ्योरी तो करी है। मतलब जो भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्लास में कराएंगे, क्लास इलस्ट्रेशंस करे हैं तूने? हाँ हाँ वापस से करे घर पे जाके? वापस से नहीं करे। वापस से करना होता है ना, मतलब यहाँ पे तो सर सॉल्व कर देते हैं, वो दिख जाता है हाँ ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, बट एग्जाम में सर सॉल्व करने नहीं आएंगे, तो तेरे को खुद से पहले सॉल्व करना होगा वो। ठीक है। देन मॉड्यूल कर, डीपीपीज कर पहले तो, जब चैप्टर चल रहा है पहले डीपीपीज कर, जिससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। अभी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए 20 डेज है, सो हाउ टू हैंडल द प्रेशर एंड स्ट्रैटेजी फॉर 20 डेज। एक्चुअली जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तो अभी मोस्टली तो पीवाईक्यूज़ पे फोकस करो, जो चैप्टर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है उसके पीवाईक्यूज़ करो, जो तुमको आते हैं एक बार रिवाइज करो चैप्टर, पीवाईक्यूज़ करो, रिवाइज करो, पीवाईक्यूज़ करो, ठीक है। जो नहीं आते उसका यू कैन डू कि एक फार्मूला शीट बनाओ, फार्मूला शीट रखो, पीवाईक्यूज़ करो, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तुम कर सकते हो उसको फार्मूला से, जो नहीं बन रहे छोड़ दो, क्योंकि 20 दिन बच के तुम नहीं कर सकते जो ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट फार्मूला वाले तुम कर लोगे। जो अगर तुम्हारा कोई चैप्टर वीक है, मान लो क्या बोलूँ मैं, फ्लूइड्स वीक है, तो फ्लूइड्स में तुम फार्मूलाज बना सकते हो, फार्मूला शीट, कि कैपिलरी राइज का फार्मूला क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, विस्कस ड्रैग का फार्मूला क्या होता है, शियर स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, उन सब का फार्मूला लिख लो, और देन स्टार्ट सॉल्विंग द पीवाईक्यूज़। एक बार देखो नहीं हो रहा तो एक बार सॉल्यूशन देख लो, कोई बात नहीं, लेकिन जितना तुमको एग्ज़ाम में थियरी नहीं पूछ रहे, तुमको लास्ट में सवाल ही करना है, तो मोस्टली तुम सवाल पे फोकस करो। एंड अभी तुम्हारे पास 20 दिन बचे हैं, तुम ज़्यादा थ्योरी कर नहीं पाओगे फोकस, तो फार्मूला लिखो, फार्मूला शीट बनाओ, एंड देन पीवाईक्यूज़ करो। प्रेशर कैसे हैंडल करें? प्रेशर कैसे हैंडल करें? तो ज़्यादा मत सोचो, जो होना होगा होगा। डोंट ओवर थिंक अबाउट समथिंग, जो होना होगा होगा। भैया तो मैं जेई के लिए प्रेप कर रहा हूँ, और जब हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो उस सिचुएशन में मैं अपने आप को काल्म नहीं रख पाता हूँ, तो जिस कारण से कई बार फार्मूला भी भूल जाता हूँ, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे? फॉर्मूला भूल जाना, देखो फॉर्मूला क्या होता है, हमारे जो मतलब हैं एनवी सर हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के, उन जब फॉर्मूला हम लोग भूल जाते थे क्लास में, तो 10 वर्ड लिखवा देते थे, अभी लिख 10 वर्ड लिख इसको, तो उससे याद हो जाता है। तो क्या करो कि जो भी तुम भूल रहे हो उसको लिखने का ट्राई करो, लिख के, मतलब ऐसा क्या करते हैं ना बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट कर देते हैं, अच्छा ये तो आता ही होगा, फॉर्मूला देख के कर लिया, ऐसे नहीं करना है तुमको। उसी टाइम जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुमको रिमेंबर करना है कि फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला को लिखो वहाँ पे, पहले फॉर्मूला लिखो, पूरा फॉर्मूला, वैल्यूज पुट मत करो, पहले फॉर्मूला लिखो उसके बाद वैल्यूज पुट करो, तो ऐसे याद होते हैं जल्दी फॉर्मूला। और एग्जाम में देखो भूलना इज अ बहुत वो चीज़ नहीं होता कि बहुत अच्छा आदत है, खराब आदत है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब कोई भूलता है, मैं भी भूलता था, तुम भी भूल रहे हो, इट्स द नेचुरल थिंग। तुमको क्या करना है, उसको एक मॉक टेस्ट की तरह इम्प्रूव करना है, कि आज तुमने मॉक टेस्ट दिया, उसमें तुमने जो भूला उसको एक दिन तुमने लिखा, क्या देखा उसको रिवाइज किया, मतलब एनालिसिस तो होता है ये इम्प्रूव। तुम एनालिसिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो टेस्ट एनालिसिस करो, फॉर्मूला लिखो, हो जाएगा यार। और वो टेस्ट के समय जो प्रेशर रहता है उस कारण भी कई बार फार्मूला भूल जाता है और सिली मिस्टेक कर लेते, तो उसको कैसे मैनेज करा जाए? तुम जब भी होमवर्क मिलता है तुमको, डीपीपी बनाते हो ना, मॉड्यूल बनाते हो ना, तो तुमको टेस्ट का प्रेशर हैंडल करना है ना। एक काम करो, जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो टाइमर लगा लो, ठीक है, 10 क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है डीपीपी का, टाइमर लगाओ 20 मिनट का, और उस प्रेशर में तुमको सॉल्व करोगे, तुम एग्जाम के इन्वायरमेंट में दे रहे हो, सबको साइड करो, बस तुम्हारा टाइम चलना चाहिए, तुम सॉल्व करो। तो ऐसे धीरे धीरे स्टेप लोगे ना, छोटा छोटा 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो तुमको आदत हो जाएगा ये सब करने का, तो वो आदत बन जाएगा, तो फिर टेस्ट में भी आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू। मैं अभी 12th में जाऊंगा, तो 12th का पढ़ूंगा, तो हाँ। 11th पीछे नहीं छूट जाएगा? नहीं टेस्ट आएगा तो तुम फिर 11th का भी पढ़ोगे, हाँ, तो तो अभी उसका रिवाइज 12th का करोगे। ही पढ़ना है, 11th का नहीं पढ़ना। हाँ 12 का पढ़ो, थोड़ा थोड़ा 11th का क्वेश्चन भी करते रहो बीच बीच में, जैसे आज मन कर लिया ये चैप्टर अच्छा लगता है उसका कर लिया, ये चैप्टर अच्छा लगता है उसका कर लिया। मैं तो करता था भाई, मुझे बहुत मजा आता था बाइनोमियल के क्वेश्चन सॉल्व करना, कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना, तो उठा के कर लेता था मैं। मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? हाँ, मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? मैथ्स के लिए पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यू करो, मॉड्यूल करो, हो जाता है। अच्छा ठीक है। मैथ्स में एक अच्छी बात है कि पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं अच्छे अच्छे, मतलब 8-9 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, वो आने ही है, तो वो उसको हमेशा फोकस पे रखना है।
उसके बाद 1-2 क्वेश्चन रहते नहीं बनते। मेरे मैथ्स में 82 आए थे मेंस में 100 में से, तो 1-2 क्वेश्चन हमेशा वो रहता है कि बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। मैंने 1 घंटे 20 मिनट दिए थे, तो वो टाइम और ज़्यादा देते तो मेरे और सब्जेक्ट ख़राब हो जाते। तो ऐसे छोड़ने वाले भी सवाल रहते हैं और बनने वाले भी रहते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करना होता है। वो तुम सीख जाओगे 12th एंड तक, जितने जितने टेस्ट दोगे ना उसके हिसाब से सीख जाओगे। तो मैथ्स के शॉर्ट नोट बनानी चाहिए। शॉर्ट नोट्स इतना मतलब मैथ्स का तो क्या ही है, मैथ्स में बस 2-3 फॉर्मूले होते हैं, उसमें उसको करना होता है। शॉर्ट नोट ज़रूरी नहीं है, 1-2 चैप्टर के बना सकते हो। जैसे पैराबोला हो गया, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फिर तुम्हारा इलिप्स का अलग आता है, उसका क्या बोलते हैं हाइपरबोला का अलग आता है, इसका बना सकते हो। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में तो नॉर्मल सब कुछ डिराइव हो जाता है, 2-3 फॉर्मूले होते हैं, तो इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मतलब थ्योरेटिकल चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन, इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूला होता है, उस सबको बना सकते हो। भैया अभी जैसे पार्ट टेस्ट ही चल रहा है, फुल सिलेबस हुआ नहीं, तो अभी स्कोर फ्लक्चुएशन में है बहुत ज़्यादा, तो फिर अभी इससे अभी आप कौन से मतलब क्लास सब बताएंगे ना अपना, कौन सी क्लास? प्रॉपर। अच्छा ड्रॉप है आपका, ठीक है ठीक है। तो फिर ये फ्लक्चुएशन है थोड़े मार्क्स में, तो अभी इससे जज कर सकते हैं कि अभी इतने नंबर पे नहीं हो पाएगा, अभी तो टाइम नहीं है, या फिर फुल सिलेबस का वेट करे, एक बार फुल सिलेबस दे फिर जज करे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैठ जाइए मैं बताता हूँ। मैं इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था बच्चों। देखो पार्ट टेस्ट में क्या होता है ना, सबसे पहले तो हमको एक चीज़ देखनी है, हर 15 दिन पे यहाँ होता होगा पार्ट टेस्ट, 15 या 20 दिन मेरे ख्याल से, हमारा तो 15 दिन पे होता था। वीकली होता है आपका, ठीक है बहुत बढ़िया। तो हम लोग जैसे हम मान लो कि हमको कल शिमला जाना है और हमने ट्रेन ही नहीं पकड़ी उसकी, तो शिमला पहुँच जाएंगे क्या? तो यही टेस्ट में है। टेस्ट में मान लो कि 15 टॉपिक्स आ रहे हैं और हमने वो 15 टॉपिक्स पढ़े ही नहीं, हम करके जाते 5 टॉपिक्स 6 टॉपिक्स, और नंबर कितने में से जोड़ते हैं? 720 में से। अरे भाई 12 में से तू 6 टॉपिक करके गया तो 360 में से जोड़ना नंबर। तो यही आपकी दिक्कत है। जैसे फ्लक्चुएशन जो हो रहे हैं ना, आप देखिए कि आप कितने टॉपिक्स करके गई हैं। मान लो 12 टॉपिक्स आ रहे हैं पेपर में, जिस दिन आप 12 में से 10 प्लस टॉपिक्स करके गई ना पेपर में, आपका देखिएगा मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। तो हमको क्या करना है, हमको अपना सिलेबस कवरेज पे ध्यान देना है। 12 में से जिस दिन आप 12 टॉपिक्स करके गई एग्जाम में, आप देखिएगा आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 12 में से 6 करते हैं और नंबर 720 में से जोड़ते हैं। अरे भाई 360 में से जोड़ेंगे ना, 6 कर रहे हैं तो हाँ, तो फिर ये चीज़ आप तो फिर ये आप पूरी चीज़ एक बार पूरा सिलेबस पूरा करके जाइएगा। 15 दिन का जो सिलेबस होता है ना, उसको पूरा करके जाइएगा, फिर अपने मार्क्स जोड़िएगा, देखिएगा बहुत अच्छा होगा आपके साथ। मैं प्रियांशी नागर, मैंने 23-24 बैच से ही हूँ, 11-12 से। मैं अभी NIT इलाहाबाद में CSC कर रही हूँ। आपको कुछ पूछना हो तो? हम सबको पता है कि IIT NIT वर्ल्ड नंबर 1 कॉलेजेस में एक आते हैं, तो ये सैक्रिफाइसेस स्ट्रगल सब वर्थ करते हैं क्या IIT जाने के बाद? बहुत ज़्यादा। मेरा कॉलेज NIT इलाहाबाद है। हमारा 24 में ख़त्म हो चुका था, रिज़ल्ट आया था, सुबह आया था। उससे ज़्यादा रिलीफ तुम्हें नहीं मिल सकता। लाइक 2 साल के बाद उतना रिलीफ बहुत वर्थ इट था। उसके बाद तो एडवांस था, वो चला गया। कॉलेज जाने के बाद तुम्हें सब कुछ वर्थ इट लगेगा, सच्ची में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ जाने के बाद लगता है कि नहीं, लाइफ तुम जी सकते हो, ऐसे नहीं भाग दौड़ में नहीं होगा, तुम बहुत कुछ करने वाले हो। मैं पर्सनली गेम में भी हूँ, उसके अलावा बहुत इतना वास्ट एरिया है, तुम्हें बहुत चीज़ों की मतलब अलग अलग तुम यहाँ नहीं कर पाए, तुम्हें पता तक भी नहीं है कि चीज़ें होती है, वहाँ है बहुत। मतलब मैं चाहूँगी तुम उसको एक्सपीरियंस करो, तब तुम्हें पता चलेगा वो चीज़। और तुम एक बार उसको दिमाग में रखना, वो एक्सपीरियंस चाहे तुम्हें मोटिवेट भी कर सकता है।